नमस्कार। भारतीय लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 19 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया और इस तरह के आरक्षण से जो 33% महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है, इससे निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर जो एम्पावरमेंट है, उसकी सशक्तिकरण है, उसको और प्रबलता प्रदान करने का प्रयास किया गया है इस अधिनियम के तहत। और इसको हम इसलिए देखना हम अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यूपीएससी या बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चंस आए तो आप इस पैटर्न पे लिख सकें, या फिर पीटी में भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको बना सकें, जिसको हम भूमिका और विश्लेषण के तौर पे सामने रखे हैं। भूमिका तो भूमिका होता ही है, और जो विश्लेषण होता है उसमें नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों के साथ समझने का प्रयास किया जाता है। तो हुआ क्या था, इसकी भूमिका अगर हम देखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, तो सितंबर 1996 में पहली बार संयुक्त मोर्चा की सरकार थी देवगौड़ा की, एसडी देवगौड़ा, जिनके काल में 33% आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो 1998-99 में भी प्रयास किए गए इस आरक्षण के लिए, लेकिन वो फाइनली असफल रहा। मार्च 2010 में भी आप देखिएगा कि 108वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन 2014 में लोकसभा के विघटन के साथ ये विधेयक समाप्त हो गया। ठीक है, तो जैसे ही लोकसभा में ये लोकसभा का 2014 में विघटन हुआ, उसके साथ ही जो महिला आरक्षण बिल है 33% वाला, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई या बीजेपी की सरकार आई, वो तब से इस बिल को आगे बढ़ाने की बात चल ही रही थी, और फाइनली ये 19 सितंबर 2023 को जो केंद्रीय, और अब मैं बता दूं कि अभी संसद भवन, अभी जो संसद चल रहा है, नए संसद का ओपनिंग ही, कार्रवाई का ओपनिंग ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम से है। नाम भी देख लीजिए, वंदन है ना, जो शत्रुपा हैं, जो देवी मानी जाती हैं, जो शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं, उसके लिए कितना सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत भी किया गया, और इसे लोकसभा में उसी दिन 19 सितंबर को ही पास भी करा लिया गया। अब इस अधिनियम को लेके पक्ष में क्या तर्क हम रख सकते हैं और विपक्ष में क्या तर्क रख सकते हैं, एक एक बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो पक्ष में तर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 48% महिलाएं हैं। जिस देश में 48% महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभाओं में इतना कम है, ये निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधक हो सकती है। ठीक है, स्त्री और पुरुष समाज के दो पंख हैं, बिना इन दो पंख के आप विकास की राह को गति नहीं प्रदान कर सकते, विकास के उड़ान को आप नई ऊंचाई नहीं दे सकते। तो निश्चित रूप से एक पंख काट के किसी पक्षी को नहीं उड़ा सकते, तो विकास रूपी पक्षी को एक पंख को काट कर कैसे उड़ा पाइएगा। तो निश्चित रूप से 48% जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व की स्थिति देख लीजिए। लोकसभा में वर्तमान में, अभी जो वर्तमान लोकसभा चल रहा है, उसमें 82 महिला सदस्य हैं, और यह लोकसभा महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात के हिसाब से देखेंगे प्रतिशत, तो 15.12% है। अब बताइए, जिस देश में 48% आबादी महिलाओं की है, उसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व देख लीजिए 15.12, जो ये वर्तमान लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब पहला अपना प्रथम लोकसभा था, उसमें महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व थी वो 4.4% थी। मानते हैं कि 4.4% से पहुंचकर हम 15.12% तक पहुंच गए हैं। ये एक उपलब्धि है, लेकिन कितनी बड़ी। आप भारत को तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, बिना महिलाओं के भूमिका के कभी भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? सोचने का प्रयास कीजिए। तो आप आगे देखेंगे कि देखिए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह स्थिति एक विषमता का द्योतक है। ये निश्चित रूप से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो लैंगिक विभेद है, उसका एक प्रबल गैप दिखाई दे रहा है इस पॉइंट्स के आधार पे।
आबादी कितनी और प्रतिनिधित्व कितना। तो निश्चित रूप से नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है, इसके तहत जो 33% आरक्षण देकर महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है और नई परिसीमन नीति के अंतर्गत ये लागू भी होगा आगे। और इस तरीके से भारतीय जो लोकसभा है उसमें महिलाओं की सीटें लगभग 181 सीट रिजर्व हो जाएंगी। इससे, इस आरक्षण से 33% आरक्षण से महिलाओं की लोकसभा में 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इसे हम सम्यक प्रतिनिधित्व ही कहेंगे और इस सम्यक प्रतिनिधित्व से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगा और पर्याप्त संख्या होने पर महिलाएं निर्णय लेने में सक्षम होंगी। आप थोड़ी सी बात समझिए, जहां पे 50 पुरुष काम कर रहे हों और वहां पे अकेली महिला कोई काम कर रही हो, दो महिलाएं काम कर रही हो, तो उनके अंदर अनावश्यक एक प्रकार का फियर, एक प्रकार का डर समा जाता है। उनके डिसीजन लेने का जो क्षमता है उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन जहां पे महिलाओं की संख्या, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को नौकरी दिलवा दीजिए कुछ। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही है, असल मतलब यही है कि महिलाएं अपना डिसीजन स्वयं लें। डिसीजन मेकिंग का पावर जिसके पास है वो सशक्त है। और महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग का पावर कहां से आएगा? जब तक हम उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक उन्हें समाज में हम प्रबल प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है, तो मनोवैज्ञानिक रोग भी इसके पास ऑटोमेटिक प्रकृति प्रदत्त है, मिला हुआ है कि जहां पे 50 पुरुष काम करेंगे वहां एक महिला काम करेगी, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से कितना भी सुरक्षा की स्थिति हो, लेकिन वो इंटरनली अपने आप में एक डरी सहमी सी महिला बन जाएंगी। वो अजीब टाइप से, एक अलग टाइप का डर उनके अंदर समा जाएगा जो उनके विकास में एक बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। तो प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से बढ़ाना एक उचित कदम है सरकार के द्वारा। इसका सभी पार्टियों ने वेलकम भी किया है। और अतीत में जो पीछे हम लोग देखते हैं कि लिंग असमानता को बढ़ावा मिला, अगर आप देखेंगे ये सब आपका जो पहला टॉपिक चल रहा है, पक्ष में जो तर्क चल रहा है, उसमें देखेंगे कि अतीत में, इतिहास में जाके देखेंगे तो लिंग असमानता को बढ़ावा मिला था। इसमें पुरुष प्रधान समाज होने से महिलाओं का शोषण हुआ, ये हम सभी जानते हैं। अतः राजनीति में भागीदारी मिलने से महिलाएं अपने प्रति भेदभाव, अत्याचार से मुक्त हो सकती हैं, जिससे अवसर की समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो जो भी अतीत में उनके साथ भेदभाव हुआ है, ऐसा बिल पास हो जाने से, ऐसा अधिनियम आ जाने से महिलाओं के अंदर जो समानता का जो हम अवसर प्रदान कर रहे हैं या फिर जो उनको इक्वालिटी दे रहे हैं, उनसे आगे बढ़ने का उनके अंदर एक चेतना का, एक नई चेतना का आभास होगा। तो उनके अंदर जो अत्याचार हुआ था उससे भी वो मुक्ति पा सकेंगी। पहले जितना भेदभाव महिलाओं के साथ हुआ, इससे, इस बिल से ऐसा लगेगा कि जैसे कि किसी खास बेड़ियों से उन्हें मुक्त किया जा रहा है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बिल को ये चीज मानते हैं कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, वोट बैंक की राजनीति है, महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं। मानते हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीतिक कारणों से होती हैं, तो राजनीतिक कारणों से होने वाली अच्छी चीजों को हम लोग कैसे नकार दें? मैं मानता हूं कि हर अधिनियम के पीछे एक राजनीतिक भावना या दुर्भावना काम करता होगा, लेकिन राजनीतिक मंच से ही सही, अगर ऐसा अधिनियम आया है तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। राजनीति होती जरूर है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म से अगर एक अच्छी चीज हो रही हो तो उसे स्वीकारने में क्या दिक्कत है? ठीक है, जितना राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आप जागरूक होते हैं, उतना सामान्य प्लेटफॉर्म से हम लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। और आप देखेंगे आरक्षण विपक्ष में जब आप जाएंगे, चाहे इसका एक पॉइंट्स और भी है कि ऐसा नहीं है कि ये 33% आरक्षण की बात लोकसभा में या विधानसभाओं में के लिए ये अधिनियम बना है, लेकिन इससे पहले भी पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए गए हैं पंचायती स्तर पे। और साथ ही आप देखेंगे कि कई राज्यों में 50% से ऊपर भी पंचायत में आरक्षण दिया गया, अपना बिहार में ही है। ठीक है, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे वहां के व्यवस्था ने
उन्हें 50% आरक्षण दे रखा है पंचायत के स्तर पे। चूंकि ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य अपने स्तर पे फैसला लेते हैं पंचायती स्तर पे, तो पंचायती व्यवस्था पर भी आरक्षण से कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं। अतः लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने से सार्वजनिक जीवन में और ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी। यानी जो आरक्षण दिया गया था पंचायती व्यवस्था में, वहां से हमने कुछ सकारात्मक परिणाम देखे हैं। तो संभव है कि अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण देते हैं तो वहां से भी कुछ सकारात्मक पहलू निकल के सामने आएगा और जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बढ़ने से उनके आने वाली जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो और भी सशक्त होंगी। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, सशक्तिकरण होगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, भ्रूण हत्या में कमी आएगी और लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है उसमें भी सुधार होगा। तो एक अच्छा पहल है। और इसका विपक्ष में क्या तर्क हो सकता है? अगर आपको विपक्ष में कुछ बात करना हो, मैंने तो अभी आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, अगर इसके कुछ निगेटिव पहलू पे बात करना हो तो क्या करेंगे? तो विपक्ष में तर्क क्या करेंगे? आप कल भी देखे होंगे जब ये बिल पास हुआ तो आप देखे होंगे कि कुछ विपक्ष के नेता ने इस बिल को वेलकम तो किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? आरक्षण के अंदर आरक्षण। भाई आरक्षण तो दे दिए, लेकिन ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए अंदर। मतलब जो आरक्षण दिया है उसके अंदर भी कैटेगरीज वाइज आरक्षण आप दें। तो इस तरह के विवाद हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आरक्षण ही नहीं था और मिल गया, अब उसके अंदर एक नई बहस छिड़ेगी। तो विपक्ष में तर्क में जब जाएंगे तो आरक्षण प्रदान करने से केवल उच्च वर्गीय महिलाएं ही लाभान्वित होंगी, ऐसा आप शंका व्यक्त कर सकते हैं, जिससे महिलाओं में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। गरीब पिछड़े वर्ग की महिलाएं सापेक्षिक वंचना की शिकार होंगी। देखिए, वंचना शब्द सुनने में तो बड़ा स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है ठगना। कहीं ऐसा ना हो कि उच्च वर्गीय महिलाओं का वैसे पदों पे कब्जा हो जाए और हमारी जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, हमारी जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो कहीं सापेक्षिक वंचना की शिकार न हो जाए, वो कहीं पिछड़ न जाए इत्यादि। इस तरह के भी सवाल खड़े होंगे और आलोचना के तौर पे इन सब बिंदुओं को सामने हम रख के देखेंगे। विधायिका में यानी कि जो लोकसभा या विधानसभा में जो आरक्षण देने से ही समग्र परिवर्तन नहीं होगा। केवल आप आरक्षण दे देंगे तो उसी से केवल परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप आगे लाइन में मैंने स्पष्ट कर दिया है, बल्कि मानसिक स्तर पे बदलाव लाना होगा। आरक्षण तो हमने दे दिया, तो क्या केवल आरक्षण देने से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे आप? कि उसके साथ साथ आपको मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाना होगा। क्यों लाना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। ऐसा इसलिए भाई साहब क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आरक्षण में राजनीतिक दलों में भी माने आप देखे होंगे कि पंचायत व्यवस्था जो है वहां तो महिलाएं पद धारण करती हैं, फिर भी सामान्यतः पुरुष वर्ग ही वास्तविक निर्णय करता है। आपने पंचायती स्तर पे जो आरक्षण दिया उसमें आपने देखा होगा कि महिला मुखिया हैं, लेकिन महिला फैसला नहीं ले रही है। उनके जो पति हैं, उनके जो हस्बैंड है, मुख्य भूमिका में आगे आते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति यहां भी देखने को मिल सकती है? इसलिए यहां पे केवल आरक्षण के साथ साथ केवल आरक्षण की ही बात नहीं की जा रही, इसके साथ साथ मानसिक स्तर पे भी काम करने की आवश्यकता है। पुरुष प्रधान जो समाज है, वो पुरुष प्रधान समाज का मतलब है पुरुष प्रधान मानसिकता। तो उस मानसिकता में हम भारतीय महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व क्षमता दे रहे हैं, वो अपने आप में खुद को कहाँ पाएंगी? उन पे पुरुषों का क्या डिसीजन, उनके डिसीजन मेकिंग में पुरुषों का कितना बाधा काम करेगा इत्यादि। इन सब विषयों पे देखकर ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से आरक्षण देने से ही समग्र परिवर्तन नहीं होगा, मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाना होगा। इसके लिए शिक्षा को भी बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हमने पंचायत में ऐसा होते हुए देखा है कि महिलाएं पद तो धारण करती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग ही वास्तविक निर्णय लेते हैं। आरक्षण में राजनीतिक दलों में भी मतभेद है। ये जो आरक्षण दिया गया है, और में क्या मतभेद है? क्योंकि कुछ दल जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण इसी में अब कोई कहे कि नहीं ओबीसी को अलग दे दीजिए, एससी को महिलाओं का अलग दे दीजिए, एसटी का महिलाओं को अलग दे दीजिए, जनरल का अलग कर दीजिए। तो ये निश्चित रूप से एक तनाव बढ़ाने वाला एक सिर दर्द आगे बनेगा, जिससे तनाव बढ़ेगा। और कभी से देखिए, आरक्षण तो आप दे रहे हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचा कभी नहीं रहा है कि लैंगिक आधार पर आप आरक्षण दें। तो वो भी एक जो स्कॉलर वर्ग है
वो इस पे भी एक सवाल खड़ा करेगा कि संविधान की मूल भावना को भी लिंग के आधार पर आरक्षण की मनाही है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी ये लागू नहीं है। तो इत्यादि ये सब बीच में बातें आएंगी कि भारत का मूल जो है, इस भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वो लैंगिक आधार पर आरक्षण देने की नहीं है। तो कुछ संविधानवेत्ता, कुछ स्कॉलर लोग इस विषय को भी उठाएंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी आलोचना करेंगे। लेकिन जिस देश में 48% से ऊपर महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, उस हिसाब से देखेंगे तो भारतीय लोकसभा में लगभग 15% के आसपास इनका प्रतिनिधित्व है, तो उस हिसाब से तो बहुत कम है। और राज्यों की भी स्थिति नियर अबाउट यही है, 10% से अधिक महिला विधायकों वाला राज्य। आप देखेंगे राज्यों की स्थिति भी देखिएगा उनके विधानसभा में, तो बिहार में मात्र 10.70% ही महिला प्रतिनिधित्व है पूरे विधानसभा में। तो ये तो पॉइंट आप एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, 10.70% बिहार में। छत्तीसगढ़ में देखेंगे 14.44, हरियाणा में 10%, झारखंड में 12.35%, पंजाब में 11.11%, 11%, राजस्थान में 12% के आसपास, उत्तराखंड में 11.43%, उत्तर प्रदेश में 11.66%, वेस्ट बंगाल में 13.70%, दिल्ली में 11.43%, 15% भी इन राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पे प्रस्तुत करना भारतीय लोकसभा में कितना अहम साबित हो सकता है। और जब आप भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो बिना महिलाओं के मुख्य भूमिका के आप नहीं बन सकते, है ना। वो भी एक मानव संसाधन ही है, इस बात को भी हम ना भूलें। इसलिए उनकी मुख्य भूमिका को प्रबल बनाने के लिए, उनके डिसीजंस मेकिंग को और प्रबल करने के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरूरी था। और निश्चित रूप से तमाम सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स होने के बावजूद भी ये सराहनीय कदम है सरकार का। निश्चित रूप से इसे भारत की अन्य पार्टियों को, आम लोगों को वेलकम करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।